अशोक कुमार, मेरे YouTube चैनल सोशल साइंस स्पेशल 6 to 10 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के अर्थशास्त्र पुस्तक के प्रथम अध्याय शीर्षक अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे हम आपको अवगत करवाएंगे। तो सबसे पहला इसमें बिंदु है अर्थव्यवस्था का परिचय। दूसरा बिंदु है अर्थव्यवस्था का विकास। तीसरा बिंदु है अर्थव्यवस्था का माप एवं सूचकांक। चौथा बिंदु है बिहार के विकास की स्थिति और पांचवा बिंदु है देश के अर्थव्यवस्था में बिहार की भूमिका, बिहार के अर्थव्यवस्था का भूमिका। और छठा बिंदु है मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध। इस अध्याय के अंतर्गत हम आपको इन्हीं बिंदुओं को विस्तार रूप में बताएंगे। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में जानते हैं, और इन परिचयों अर्थव्यवस्था के परिचय में हम पहले आर्थिक क्रिया के बारे में, और फिर अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है पहले हम आर्थिक क्रिया को जान लेते हैं और फिर अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्थिक क्रिया क्या है? लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग तरह के क्रियाओं में संलग्न रहना पड़ता है। जैसे कि कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में संलग्न रहता है, डॉक्टर मरीजों को इलाज करने में संलग्न रहता है, किसान खेती करने में संलग्न रहता है, उसी तरह से वकील कोर्ट कचहरी के कामों में व्यस्त रहते हैं, और इन सारे क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें आय प्राप्त होता है, और उन्हीं आय से यह अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और इन्हीं क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो आर्थिक क्रिया के उदाहरण में हमने कहा कि कोई वकील है
जो कोर्ट कचहरी के काम में व्यस्त रहते हैं और फिर वो इन्हीं क्रियाओं से आय प्राप्त करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाकर आय अर्जित करते हैं और अपने परिवार का भी भरण पोषण करते हैं। एक डॉक्टर है जो मरीजों को इलाज करके आय प्राप्त करता है और फिर उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते हैं। एक किसान है जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते हैं। तो वकील, शिक्षक, डॉक्टर और किसान, इसके अलावा भी और सारे और सारे कार्य हैं जो लोग इन कार्यों में संलग्न होते हैं और इन्हीं कार्यों को हम आर्थिक कार्य कहते हैं या आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब तो हमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में पता चल ही गया है। तो अब जानना है हमें कि अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित। तो हम इनका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि आर्थिक क्रिया के सम्मिलित रूप को भी, यानी कि वकील, शिक्षक एवं किसानों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया के सम्मिलित रूप को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब यह पार्टिकुलर रूप में अलग अलग होते हैं तब इन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जब इन्हें हम संगठित करते हैं तब हम इन्हें अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग रूपों में परिभाषित किए हैं। अर्थशास्त्री आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिनके आधार पर वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। यह परिभाषा आर्थर लेविस के है। इनके हिसाब से कहने का मतलब है कि अगर हम भारत देश में हैं और भारत देश के अंतर्गत जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सारे क्रियाकलापों से मानव के लिए संसाधन एवं सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं जिनसे वो मानव संतुष्ट होता है, वह अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्री ब्राउन ने अर्थव्यवस्थाओं को 3 अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। सबसे पहला इनका परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का प्रणाली है। कहने का मतलब है कि जिन क्रियाओं के द्वारा लोग अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है उन्हें ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनका दूसरा परिभाषा है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके अंतर्गत ये लोग कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं। तो हमने पहले ही अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताए थे कि आर्थिक क्रिया के सम्मिलित रूप को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है और वे आर्थिक क्रिया में
जैसे कि हम किसान जो था खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, और वकील जो थे वो कोर्ट कचहरी के कार्य करके अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते थे। तो यह परिभाषा शास्त्री ब्राउन ने दिया है, जो दूसरे परिभाषा है इनका। और तीसरा परिभाषा है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का योग है। तीसरे परिभाषा में इन्होंने कहा है कि संचार, व्यापार, परिवहन, कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, आदि क्रियाओं के योग को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों परिभाषा अर्थशास्त्री ब्राउन ने दिया है। अब हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था दो तरह के कार्यों का संपादन करता है। पहला कार्य लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाता है, और दूसरा कार्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये दो तरह के कार्य अर्थव्यवस्था करते। अर्थव्यवस्था ने दुनिया के सभी कार्य को तीन क्षेत्र में बांट कर रखा है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का ढांचा या संरचना कहते हैं। वो क्षेत्र निम्न इस प्रकार से है। सबसे पहला क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में जो है दुनिया के सारे कार्य को जो है बांट कर रखा गया है। तो आपको बता दूं कि प्राथमिक कार्य को कृषि क्षेत्र के नाम से या कृषि कार्य के नाम से भी जाना जाता है, और द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कार्यों को रखा गया है, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन,
जलीय कृषि, आदि। और द्वितीय कार्य के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं को उनके स्वरूप में परिवर्तन कर एक नया रूप प्रदान करना ही द्वितीय क्रिया कहलाते हैं। जैसे कपास से धागा तैयार करना, गेहूं से आटा बनाना, इन कार्यों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को भी सम्मिलित किया गया है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, आदि को रखा गया है। भारत के आय में पहले के समय सबसे ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का था, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र का, तीसरा सेवा क्षेत्र का। लेकिन आधुनिक समय में राष्ट्र के आय में सबसे ज्यादा योगदान अभी विपरीत हो गए हैं। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, फिर विनिर्माण क्षेत्र का, और फिर कृषि क्षेत्र के आगे। तो पहले के समय में राष्ट्रीय आय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि क्षेत्र का था, लेकिन आज के समय में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है। आज दुनिया के अधिकांशतः देशों में 3 तरह की अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपको बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। जैसे में अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे जो भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित है वो किसी निजी व्यक्ति के ही अंतर्गत है। जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आदि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ना होके सरकार के हाथ में हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। जैसे चीन, क्यूबा, घना, सिंगापुर, बर्मा आदि। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी
तथा सरकार दोनों के हाथों में हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया। आज मैं आपको अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय शीर्षक अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के जो 6 महत्वपूर्ण बिंदुएं था, उन बिंदुओं में से सबसे पहला बिंदु अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में पढ़ा है। मेरे अगले वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें लाइक भी करें, और इनसे पढ़ाई संबंधित जानकारी उपलब्ध हो तो अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें।